हेलो दोस्तों। आज से हम पूरी कंप्लीट पॉलिटी की रिवीजन करेंगे। ये एक डेली की सीरीज चलाएंगे जिसमें हम तो मतलब पॉलिटी का डेली का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ऐसे वन बाय वन करते हुए कंप्लीट पॉलिटी की रिवीजन करेंगे अच्छे से। अगर आपने मतलब ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली उसके बाद एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एचएससी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें हर टाइप की जो पॉलिटी के क्वेश्चन हो वो कवर करवाएं, क्योंकि हम पहले इसमें सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे वन बाय वन सारे सीरीज़ में कंप्लीट करके उसके बाद इनके वन लीनियर जितने भी एसएससी की पीवाईक्यू होगी या स्टेट एग्ज़ाम की पीवाईक्यू होगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं भी ये एक्ट क्यों आया था। जब भी कोई एक्ट आता है तो वो क्यों आता है, मतलब कोई चीज़ चल रही है उसमें कुछ मतलब सुधार करना हो या उसमें कुछ कमियां हो उनको दूर करना हो, उसके लिए कोई एक्ट लेके आते हैं। तो जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था और जो शासन व्यवस्था थी वो ठीक नहीं हो रही थी, मतलब शासन का सही उपयोग नहीं, जो लोग थे वो सही सही अपने राइट्स था उनका मिस यूज़ कर रहे थे प्रॉपर, उनको दूर करने के लिए क्या ये एक्ट लाया गया था। इसके अलावा मद्रास एवं जो बम्बई प्रेसिडेंसियाँ थी उनको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी पहले ये क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, मतलब स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। फिर क्या किया है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों थी उन दोनों को कलकत्ता के, यानी अभी ये रूल मतलब काम करेगी तो कलकत्ता के अंडर काम करेगी। कलकत्ता प्रेसिडेंसियों के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले कलकत्ता का जो मेन था, जो मुख्य था, उसको गवर्नर कहा जाता था। इसके बाद जो एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें क्या किया गया, भी एक हाई कोर्ट होना चाहिए उसका प्रावधान था। इसके तहत 1774 के अंदर कलकत्ता में 4 सदनीय यानी उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना भी 1773 के अंदर 74 के अंदर बना था, 1773 एक्ट था और 1774 के अंदर हाई कोर्ट बना था कलकत्ता में पहली बार। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। और एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय को के प्रधान न्यायाधीश है। अब ये भी पूछ लेते हैं भी 1773 एक्ट के तहत है, 1774 के अंदर पहला हाई कोर्ट बना और उसका पहला अगर प्रधान न्यायाधीश पूछ ले, यानी इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो उसका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है, कंप्लीट, ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है 1784, यानी मात्र 11 साल के बाद में एक एक्ट और आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये क्या है, यानी व्यापार और राजनीति, एक तो हो गया, एक साइड हम क्या करते हैं व्यापार हो गया और दूसरी साइड राजनीति, मतलब जो भी डिसीजंस होगी उन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट करने का काम किया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होगी ना, वीडियो खत्म होने के बाद इनकी पीडीएफ डाल दूंगा, जितना भी है पीडीएफ निकलवा लेना और उसके बाद ये वीडियो सुन लेना एक बार, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रहा। अब द्वैध शासन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है भी कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा अधिनियम था। ठीक है, तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ये द्वैध शासन शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी द्वैध शासन की। और ये ख़त्म कब हुआ था, 1858 तक चलता रहा था, 1784 से लेके। अब आता है फिर 1793 का चार्टर एक्ट है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जब कंपनी आई थी तो स्टार्टिंग में इसके पास क्या था, कुछ टाइम मतलब इसको एक अधिक परमिशन मिलती है, परमिशन लेके आनी पड़ती है, अपनी कंट्री से परमिशन लेके आए थे, यहाँ पे जो राजा थे उनसे परमिशन ली थी भी कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए यहाँ पे रूल कर सकती है, व्यापार कर सकती है। बट जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था उसने उनका जो परमिशन थी उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, अभी 20 साल और ये यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार उनको। तो एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारों को, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है
किसी भी देश में हो वहाँ पे जो व्यापार होता है उनके कुछ नियम्स होते हैं, उनको कोई उल्लंघन ना करे, इसलिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। उनके अब फॉरेनर थे उसमें, तो उनके अधिकारी थे जितने भी, उनको वेतन है वो कहाँ से मिलता था, पहले इंग्लैंड से मिलता था, बाहर से मिलता था, फिर बाद में क्या भारत के कोष से मिलने लगा। यानी भारत का जो राजस्व था, भारत के जो पैसे थे, धन था, उसमें से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको क्या दिया गया, भारत के कोषागार से ही पैसे मिलने स्टार्ट हो गए। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी भारत के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। यानी पहले क्या था, भारत के व्यापार था वो, मतलब एकाधिकार का मतलब पूर्ण अधिकार था भारतीयों का अधिकार पर, व्यापार पर, उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब इंडिया का जो व्यापार है उस पर इंडिया के लोगों का पूर्ण अधिकार नहीं रहा, अब कंपनी का भी हो गया उस पर। ठीक है, पहले वो आए थे एज ए व्यापारी बन के आए थे, बाद में यहाँ पे आके उन्होंने स्लोली क्या कर दिया, पूरी तरह से अपना एक अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। और जब उनका एक अधिकार हुआ तो भारत के लोगों का उस पर जो अधिकार था वो कम होने लगा, तो एक अधिकार समाप्त तो कर दिया। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इसी एक्ट में मिले। अब पूछ लेते हैं भी संविधान निर्माण के मतलब थोड़े बहुत संकेत है वो स्टार्टिंग में कहाँ से मिलने स्टार्ट हुए थे, तो 1833 का चार्टर एक्ट। आगे, इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के व्यापारिक एक 1813 में क्या हुआ था, एकाधिकार कंपनी का था, बट 33 में क्या उन्होंने क्या सोचा भी व्यापार अब नहीं करना, उनको राजनीति करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, व्यापारिक एकाधिकार ने व्यापार पे एकाधिकार ना करके उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भविष्य में उन्हें राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। यानी भारत का जो शासन व्यवस्था थी ना उसको केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया गया। बंगाल का गवर्नर, अब भारत का पहले स्टार्टिंग में आए थे बंगाल में व्यापार कर रहे थे, अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो व्यक्ति भारत बंगाल का गवर्नर बनना हुआ था उस टाइम पे, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, उससे पूरा एक क्या कर दिया, कंट्री, यानी पूरा केंद्रीकरण कर दिया। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। अब पूछ लेते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते हैं भी, किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया पहली बार, दैट इज लॉर्ड मैकाले हम पढ़ते हैं ये दो। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा भी सबसे पहले या सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के अंदर विधानमंडल की स्थापना कौन से एक्ट के माध्यम से की, दैट इज 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे अब भारतीय शासन अधिनियम 1858 वाला लास्ट चार्टर एक्ट था। फिर भारत का शासन अधिनियम आता है 1858 का। इसको दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन में सौंप दिया गया। 1858 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से क्या हुआ, जो भारत का शासन था उसको कंपनी के हाथों से निकाल के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली 1858 में हमने पीछे पढ़ा था तक चली थी, यानी यहाँ पे आगे वो खत्म होगी। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाएगी जिसके माध्यम से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। भारत के गवर्नर जनरल को अब वॉइस राय 1858 में क्या हुआ, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वॉइस राय बना दिया, और जो क्राउन से सीधा प्रतिनिधि करेगा, क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था, यानी क्राउन द्वारा चुना हुआ सीधा प्रतिनिधि वॉइस राय होगा जो भारत पे अब राज करेगा। लॉर्ड कैनिंग है वो पहला वॉइस राय है। फिर ठीक है, फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य सम्मिलित किए गए।
ये जो बनाया गया था विधायी कार्यों के लिए, ऊपर पहले 15 थे। फिर पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थानों और मंत्रिमंडलों की व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भी, गवर्नर जनरल वो अध्यादेश जारी कर सकता है, इसका अधिकार है 1861 के अधिनियम द्वारा मिला हुआ है। फिर आता है 1892, इसमें क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। बस इतना ही है। 1892 वाले में क्या हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष होता है जिसमें लोग चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष में लोगों ने जिन्हें चुना है वो उनको चुनेंगे, तो वो अप्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है। फिर आता है भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहले क्या था, भारतीयों का रोल नहीं था, कोई भी डिसीजन आ रहा था। 1909 वाले में पहली बार क्या हुआ था, भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार मुस्लिम लीग को के लिए प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। यानी मुस्लिम लीग है उनके लिए अलग से निर्वाचन के लिए एक मंडल बनाया गया। वो कौन से अधिनियम के माध्यम से बनाया गया, दैट इज 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भी। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है। अब यहाँ से पूछ लेते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन था, दैट इज सत्येंद्र सिन्हा। फिर आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। द्विसदनीय मतलब 2 सदन हो, जिसमें केंद्र की विधान परिषद उसका स्थान राज्य परिषद ने ले लिया, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और नीचे वाला कौन सा, केंद्र विधानसभा उसका विधानमंडल ने ले लिया, जिसको निम्न सदन बोलते हैं। इसके बाद आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था, इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिनमें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था। ठीक है। 8 प्रमुख प्रांत जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पत्ती शुरू की। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनेस कार्टिलियस, ठीक है, लियोनेस कार्टिलियस प्रांत कहाँ थे, जहाँ पे गवर्नर का रूल होता था। उन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कौन लेके आया, जनक कौन था, लियोनेस कार्टिलियस। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो हमने ये पढ़ लिया अच्छे से, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी के माध्यम से पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार 1919 में आया था, और इसकी एक 1918 में रिपोर्ट थी। उसमें वो क्या बताया था कि भाषा के आधार पर है राज्यों को पुनर्गठन यानी दोबारा बनाया जाए, इसकी सिफारिश थी। फिर आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इस जो ये अधिनियम 1935 वाला, उसमें वर्तमान जो संविधान है ना अपना बना हुआ है, उसका काफ़ी हद तक यानी हम बोल सकते हैं 60 से 70% है वो मतलब स्वरूप उसी से लिया गया है। ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। यानी ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, और दूसरा संघ तथा संघ में शामिल के लिए भारतीय रियासतें थी, अलग अलग थी, वो जो भारत में शामिल होना चाहती थी। ठीक है। संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय, यानी एक संघ, एक सेंटर बनाने के लिए जो भारतीय रियासतें थी, अलग अलग थी, उनको एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया है। यानी अखिल भारतीय संघ उसका नाम दिया जाए। प्रांतों में द्वैध शासन है वो 1935 में समाप्त कर दिया गया, और सेंटर में उसको लेके आए, केंद्र के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू कर दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। इस अधिनियम के तहत बर्मा जो बांग्लादेश के अंदर है को भारत से अलग कर दिया गया, और उड़ीसा था सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। ठीक है। अब आता है प्रधानमंत्री और मिनिस्टर।
ठीक है। पहले ये प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्द पहले नहीं थे, उनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया 1935 के अधिनियम में।